हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम नंदिनी है। उम्र 20 साल, कद 5 फुट। मेरी दुनिया बस मेरी पढ़ाई थी। किताबों में खोई रहना ही मेरी जिंदगी थी। मैं एक सुलझी हुई लड़की थी जिसने हमेशा अपने भविष्य के बड़े सपने देखे थे, लेकिन जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक पेट में तेज दर्द उठा। शुरुआत में लगा शायद कोई मामूली तकलीफ होगी, लेकिन जब चेकअप कराया तो मेरी दुनिया ही उलट गई। मैं गर्भवती थी। यह सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आँखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ। मैंने तो कभी किसी के करीब जाने की हिम्मत भी नहीं की थी। जब यह बात भैया को पता चली तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, बस अपनी इज्जत और समाज की बदनामी के डर से मेरी शादी हमारे ही घर के नौकर से करवा दी। वह लड़का जिससे मेरा कोई नाता नहीं था, जिसे मैं ठीक से जानती तक नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी क्या गलती थी, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन भैया का फैसला पत्थर की लकीर था और मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। शादी के 7 महीने बाद जब मैंने एक बच्चे को जन्म दिया तो मेरी सांसें थम गई, क्योंकि बच्चे को देखते ही मैं स्तब्ध रह गई। यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता था? मैं तो कभी किसी के करीब गई ही नहीं थी। मैं सदमे में थी, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था, नहीं कोई सहारा। मुझे याद है माँ के गुजर जाने के बाद से भैया बहुत बदल गए थे। अब उनमें वह प्यार और ममता नहीं रही थी जो कभी उनके चेहरे पर दिखती थी। अब वह हर बात पर मुझसे सवाल करते, मुझ पर शक करते, जैसे मैं उनकी बहन नहीं कोई अजनबी हूँ। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर लौटी तो भैया को घर पर देखकर हैरान रह गई। वह इस वक्त हमेशा ऑफिस में होते थे, फिर आज घर पर क्यों? गर्मी से मेरा हाल बेहाल था, कपड़े पसीने से चिपके हुए थे। भैया की गहरी निगाहें मुझ पर टिक गईं, जैसे वह मेरे अंदर कुछ टटोलना चाहते हों। उनकी नजरों में कुछ अजीब था। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? कहाँ थी? किसके साथ थी? मैंने डरते डरते जवाब दिया, कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास थी पापा, इसीलिए देर हो गई। आप चाहे तो ड्राइवर से पूछ सकते हैं। भैया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे सिर से पाँव तक घूरते रहे। उनकी नजरों में जो सवाल थे वह शब्दों से कहीं ज्यादा डरावने थे। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैंने जल्दी से कपड़े बदले और बाथरूम में नहाने चली गई। पानी की धार मेरे चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन तभी मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने झट से दरवाजा बंद कर लिया। भैया का शक करना मुझे हमेशा बेचैन कर देता था। वह मेरे भाई थे, लेकिन उनका रवैया हमेशा सख्त, कठोर और सवालों से भरा होता था। मेरा कॉलेज ड्राइवर अभिषेक एक 24 से 25 साल का नौजवान था। भैया को उस पर बहुत भरोसा था, क्योंकि उसका पिता भी पहले हमारे यहाँ काम करता था। लेकिन मैं महसूस करती थी कि भैया हर वक्त मेरी जासूसी करते थे। यहाँ तक कि रात में भी वह कई बार मेरे कमरे के चक्कर लगाते थे। मुझे कभी भी यह पसंद नहीं था। गर्मियों की उमस भरी रातों में पूरे कपड़े पहनकर सोना। माँ के जमाने में मैं अक्सर बनियान और अंडरवियर में ही आराम से सो जाया करती थी, लेकिन अब भैया के डर से मुझे पूरी बाजू की कमीज और पायजामा तक पहनकर रखना पड़ता था। माँ जब इस दुनिया से गयी, मैं सिर्फ 15 साल की थी। उस समय तक भैया मेरे लिए एक सुरक्षा कवच थे, मेरी हर डर, हर खुशी का सहारा। वे मुझे हर बुरी नजर से बचाते, दर्द से दूर रखते। लेकिन माँ के जाने के बाद जैसे उनके अंदर का वह प्यार भरा भाई हमेशा के लिए गायब हो गया। उनकी आँखों में अब एक अजीब सा शक था, एक कठोरता जो मुझे धीरे धीरे घुटने लगी। अब मैं 20 की हो चुकी थी। यह वह उम्र थी जब लड़कियाँ खुद को खोजती हैं, सपने देखती हैं, दुनिया को समझने की कोशिश करती हैं। लेकिन मेरे लिए तो यह सब एक सपना ही रह गया। मेरी दुनिया सिमटकर अब सिर्फ मेरे कमरे की चारदीवारी तक रह गई थी। भैया की वह घूरती हुई नजरें, जब भी मैं घर में चलती मुझे लगता जैसे वे मेरी छाती पर चिपकी रहती। उनकी यह नजर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर देती, जिससे बचने के लिए मैं अक्सर अपने कमरे में ही दुबकी रहती। कॉलेज मेरी एकमात्र आजादी थी। वहाँ मैं पायल से मिली, मेरी इकलौती सच्ची दोस्त। जब भी मन भारी होता मैं उसके घर चली जाती। पायल का भाई रोहन, वह अलग ही था। उसकी नजरों में एक सम्मान था, एक अपनापन जो मुझे
मुझे भैया की नजरों से बिल्कुल अलग लगता। शायद वह मुझे पसंद करता था, लेकिन भैया के डर से मैंने कभी उसकी तरफ बढ़कर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन मेरी यह छोटी सी आजादी भी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन अचानक भैया कॉलेज आ धमके। उन्होंने मुझे रोहन से बात करते देख लिया। उनकी आंखों में मैंने एक ऐसा गुस्सा देखा जिससे मेरी रूह कांप गई। बिना एक शब्द कहे उन्होंने मुझे गाड़ी में धकेला और सीधे घर ले आए। उस रात उनकी आवाज गरज उठी, मैं अपनी इज्जत को दाव पर नहीं लगा सकता। तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैं चीखना चाहती थी, भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरी आवाज उनके गुस्से के आगे दबकर रह गई। अगले ही पल मेरी पढ़ाई पर रोक, मेरी आजादी छीन ली गई। मैं अब अपने ही घर में एक कैदी थी। और फिर मनोज अंकल आए, भैया के पुराने दोस्त और बिजनेस पार्टनर। वे अक्सर हमारे घर आते रहते थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वह मुस्कुराए और बोले, नंदिनी पढ़ाई कैसी चल रही है? उनका यह सवाल सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने बिना रुके अपना सारा दर्द उन्हें सुना दिया। वे मेरी बात ध्यान से सुनते रहे और फिर बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भैया से बात करूँगा। तुम्हारी पढ़ाई दोबारा शुरू होगी। उनके शब्दों ने मेरे अंदर थोड़ी राहत भर दी। मुझे लगा शायद अब मेरी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी अभी और बड़े तूफानों से टकराने वाली थी। अंधेरा घिरता गया। 2-3 दिन बाद एक रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, अचानक भैया मेरे कमरे में आ गए। उस वक्त मेरे फोन की घंटी बज रही थी। भैया ने बिना पूछे फोन उठा लिया। स्क्रीन पर रोहन का नाम चमक रहा था। दरअसल पायल ने रोहन को बताया था कि उसकी वजह से भैया ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी थी। रोहन को बहुत अफसोस हो रहा था, इसलिए उसने मुझे माफी मांगने के लिए फोन किया था। लेकिन भैया ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा कि मेरा रोहन से कोई चक्कर है। उसी रात से भैया ने मेरा फोन छीन लिया और मुझे कमरे से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी। मैं एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह हो गई थी। फिर एक रात जब मैं सो रही थी, भैया अचानक मेरे कमरे में आए। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वे मेरे सिरहाने खड़े थे। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, आज से तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सन्न रह गई। भैया के साथ सोना। मैं 20 साल की हो चुकी हूँ। उनकी नजरें, उनकी हरकतें, उनका मुझे घूरना, अब मैं सब समझने लगी थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, भैया मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। लेकिन भैया गुस्से में बोले, रात के वक्त तुम्हारे कमरे में कौन आता है? मेरी बात मानो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए कहा, एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। लेकिन भैया ने सख्ती से कहा, जितना भरोसा करना था कर लिया, अब तुम मेरे कमरे में ही सोओगी। उस दिन के बाद से मैं भैया के कमरे में सोने लगी। 3 महीने बीत गए, लेकिन ये 3 महीने मेरे लिए नर्क से कम नहीं थे। हर रात डर, घुटन और बेबसी में कटती। फिर एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मुझे चक्कर आने लगे, सिर भारी रहता और कभी कभी गिर भी जाती। भैया ने मेरी हालत देखी तो उनकी आंखों में शक जगा। वे गुस्से में बोले, तुम प्रेग्नेंट हो। कॉलेज में उस लड़के के साथ जो कर रही थी उसका नतीजा सामने आ गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने चीख कर कहा, भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन वे मेरी एक नहीं सुन रहे थे। गुस्से में उन्होंने कमरे का सामान तोड़ना शुरू कर दिया और चिल्लाए, तुमने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब समाज में हम कैसे मुंह दिखाएंगे? मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मेरी जिंदगी एक पल में बदल गई थी। मैं अपनी सफाई कैसे देती यह समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि भैया ने बिना कुछ सुने मुझे दोषी ठहरा दिया था। उसी वक्त उन्होंने मनोज अंकल को फोन करके घर बुला लिया। जब अंकल आए तो भैया ने उनके सामने मुझे बदनाम कर दिया। मनोज अंकल ने मुझे घृणा भरी नजरों से देखा और कहा, नंदिनी मुझे लगता था कि तुम्हारे भैया को गलतफहमी है, लेकिन तुमने तो उनकी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, अंकल मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मनोज अंकल ने भैया के कान में धीरे से कहा, इसका एक ही हल है, इसकी शादी जल्दी से किसी से करवा दो। इससे बदनामी भी नहीं होगी और बच्चे को भी नाम मिल जाएगा। वे दोनों यही सोच ही रहे थे कि तभी नौकर रोहन चाय लेकर आ गया। उसे देखते ही भैया की आंखों में एक अजीब चमक आ गई, जैसे उन्हें कोई रास्ता मिल गया हो। बिना हिचकिचाहट उन्होंने रोहन से पूछा, क्या तुम नंदिनी से शादी करोगे? मैं सन्न रह गई। मेरी सांसें थम गयीं। क्या भैया सच में मुझे एक नौकर से ब्याहने की सोच रहे थे?
मैंने कांपते हुए कहा, भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन भैया के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। रोहन भी हैरान था। उसने डरते हुए कहा, साहब मैं नंदिनी से शादी कैसे कर सकता हूँ? वह मेरे लिए मालिक की बहन है। लेकिन भैया ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने रोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम इसे अपनी पत्नी बना लो तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। तुम्हारे माँ बाप को किसी चीज की कमी नहीं होगी। भैया के शब्दों में लालच था, धमकी थी और मजबूरी भी। रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से सिर झुकाकर बोला, ठीक है साहब, अगर यही आपकी मर्जी है तो मैं तैयार हूँ। मेरी दुनिया उस पल अंधेरे में डूब गई। अगले ही दिन बिना मेरी मर्जी के मेरी शादी रोहन से कर दी गई। मैं एक कठपुतली की तरह थी जिसे उसके ही भाई ने किसी और के हाथों में थमा दिया था। शादी के बाद भैया ने रोहन को एक आलीशान फ्लैट गिफ्ट में दिया और कहा, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। रोहन मुझे लेकर फ्लैट में आ गया, लेकिन मेरा दिल टूट चुका था। मैंने उससे साफ कह दिया, यह शादी सिर्फ नाम की है। तुम मेरे पति बन गए हो, लेकिन मैं तुम्हें वो हक कभी नहीं दूंगी। हम अलग अलग कमरों में रहेंगे। रोहन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, बस एक गहरी समझ थी। वह मुस्कुराया और बोला, मुझे कोई शिकायत नहीं नंदिनी, मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। वक्त बीतता गया। रोहन एक अच्छा इंसान निकला। उसने कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, नहीं मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में कोई सवाल किया। वह हमेशा चुपचाप मेरे साथ खड़ा रहता, लेकिन मुझे यह पूरा यकीन था कि यह सब मेरे साथ भैया ने किया है। शादी से पहले 3 महीने तक मैं भैया के कमरे में सोई थी और मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। कई बार जब मैं सोकर उठती तो मेरे कपड़े सही से पहने नहीं होते थे। मैं हमेशा सोचती थी कि रात में ऐसा क्या हुआ था जो मुझे याद नहीं रहता था। धीरे धीरे मेरे दिमाग में भयानक शक पनपने लगा। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मेरे अपने भैया ही इस बच्चे के पिता हैं? इस ख्याल ने मुझे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। मैं खुद से नफरत करने लगी, मुझे घिनाने लगी। अगर मेरी सोच सही निकली तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब कुछ भी कर पाना नामुमकिन था। ऐसे ही 6 महीने और बीत गए और मेरी डिलीवरी का समय आ गया। रोहन मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। मैं दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उससे भी बड़ा दर्द यह था कि जिस बच्चे को मैं जन्म देने जा रही थी, मैं उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। डॉक्टर ने जैसे ही बच्चे को मेरी ओर बढ़ाया, मैंने अपना मुंह फेर लिया। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी। जिस बच्चे की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसे मैं प्यार कैसे कर सकती थी? लेकिन रोहन ने जैसे ही यह देखा, उसने प्यार से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में एक पिता की ममता थी। उसने बच्चे को चूमा और कहा, चाहे यह मेरा खून ना हो, लेकिन यह मेरी जिंदगी है। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, रोहन तुम कैसे एक नाजायज बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम्हें पता है कि यह तुम्हारा नहीं है? रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर मेरी आंखों में देखते हुए कहा, नंदिनी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे जुड़ी हर चीज से मुझे उतना ही प्यार है। तुमने इसे जन्म दिया है, इसलिए यह बच्चा मेरे लिए किसी और के बच्चे जैसा नहीं, बल्कि मेरा अपना है। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी। उसने कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो पहले मुझसे वादा करो कि जो भी तुम जानोगी उसे अपने दिल में दफन कर दोगी और किसी से नहीं कहोगी। अगर यह बात किसी को पता चली तो इसका सबसे बुरा असर तुम्हारे मासूम बच्चे पर पड़ेगा। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। मैं सच जानने के लिए बेताब थी। मैंने रोहन की आंखों में देखा और कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि जो भी तुम बताओगे उसे किसी से नहीं कहूँगी। लेकिन जैसे ही सच्चाई मेरे सामने आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बच्चे का पिता वह इंसान था जिस पर मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी, मनोज अंकल। रोहन ने बताया, एक दिन मनोज जी घर आए थे, तब घर में सिर्फ मैं ही था। तुम्हारे सिर में बहुत दर्द था, इसलिए तुमने मुझसे चाय बनाने को कहा। जैसे ही मैं किचन में गया, मनोज आए और मुझसे पूछने लगे कि मैं चाय किसके लिए बना रहा हूँ। जब उन्हें पता चला कि वह चाय तुम्हारे लिए थी, तो उन्होंने किसी बहाने से मुझे बाहर भेज दिया और कहा कि वह खुद तुम्हें चाय देंगे। मैं चला गया, लेकिन जब वापस आया तो देखा कि मनोज घर से बाहर निकल रहे थे और उनकी शर्ट के बटन खुले हुए थे। मुझे कुछ अजीब लगा, इसलिए
मैं भागकर तुम्हारे कमरे में गया। वहाँ देखा कि तुम बेहोश पड़ी थी और तुम्हारे कपड़े अस्त व्यस्त थे। मुझे तभी समझ आ गया था कि कुछ भयानक हो चुका है। मैंने यह सब सुना और मेरी रूह कांप गई। अचानक मुझे वह दिन याद आ गया जब मनोज अंकल खुद मेरे लिए चाय लेकर आए थे और मैं बिना कुछ सोचे समझे उसे पी गई थी। मुझे क्या पता था कि पिता के समान व्यक्ति मेरे साथ ऐसा घिनौना काम करेगा। चाय पीते ही मुझे गहरी नींद आ गई थी। शायद मैं बेहोश हो गई थी। रोहन ने आगे बताया, मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ था, इसलिए मैं अपना काम छोड़कर जल्दी घर लौट आया था। लेकिन जब तक मैं पहुंचा, मनोज अंकल अपना घिनौना काम कर चुके थे। मैं तुम्हारे कमरे में गया, तुम्हें ढाका, तुम्हारे कपड़े ठीक किए। तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। वह बोले, मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा हो। मेरे दिल में बस एक ही सवाल था, क्या मेरे भैया को कभी यह सच पता चलेगा? जो इंसान मेरे भैया को मुझसे दूर करने में लगा हुआ था, वह उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त था। मैंने रोहन की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें यह सच्चाई मेरे भैया को बतानी होगी। उन्होंने हमेशा मुझ पर शक किया, लेकिन असली दोषी तो कोई और था। कम से कम अब उन्हें यह पता चले कि उनकी बहन निर्दोष थी। रोहन ने बिना समय गवाए भैया को फोन किया और उन्हें तुरंत बुला लिया। जैसे ही भैया आए, रोहन ने पूरी सच्चाई उनके सामने रख दी। भैया की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे। नंदिनी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी ही बहन पर भरोसा नहीं किया और तुम्हें गलत समझता रहा। अगर यह बच्चा न होता तो मैं इसी वक्त मनोज को जेल भिजवा देता, लेकिन अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दुनिया के सामने यह सच लाऊं। भैया ने उसी वक्त मनोज से हर रिश्ता तोड़ दिया और मुझे और रोहन को अपने साथ घर ले आए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि भरोसा ही सबसे बड़ी चीज होती है। अगर मेरे भैया ने मुझ पर भरोसा किया होता तो आज मुझे यह सब नहीं झेलना पड़ता। मैंने और रोहन ने एक दूसरे से वादा किया कि हम अपने बच्चों की बात हमेशा सुनेंगे, उन पर भरोसा करेंगे, ताकि कोई और नंदिनी कभी ऐसी तकलीफ न झेले। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि औरत कोई वस्तु नहीं होती जिसे समाज की इज्जत के नाम पर किसी के भी हाथ में सौंप दिया जाए। किसी भी लड़की की जिंदगी पर सिर्फ उसका अधिकार होता है, न कि किसी और का। समाज का डर हमें अपनी सच्चाई से भागने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन सच्चा प्यार, आत्मसम्मान और हिम्मत ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अगर आप कभी किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं, तो याद रखें, आपकी आवाज मायने रखती है। आपकी जिंदगी आपकी अपनी है। कोई भी रिश्ता जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी अन्याय का सामना कर रहे हैं, तो अपनी बात कहने की हिम्मत जुटाइए। जिंदगी प्रेम और सम्मान के प्रतीक है, इसलिए हिम्मत मत हारिए। अपनी सच्चाई का सामना कीजिए और कभी भी खुद को अकेला मत समझिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।